चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए अभी फॉरेंसिक ट्रॉमा से रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है ब्रूज, उसके बाद लेसरेशन पढ़ेंगे, इंसिजन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है ब्रूज? ब्रूज क्या होता है? तो ब्रूज होता है ब्रूज बी से ब्लंट फोर्स, यानी ब्लंट फोर्स से अगर किसी को ट्रॉमा किया जाए, किसी को मारा जाए, वायलेंस किया जाए, ठीक है, जैसे कि अभी सुन ही रहे हैं, तो ब्रूज होगा। तो ब्रूज क्या होता है? ब्लंट फोर्स से ट्रॉमा होता है और इल डिफाइंड मार्जिन होता है, मार्जिन स्पष्ट नहीं होता है, और दूसरा कि स्किन इंटैक्ट रहता है। ठीक है, स्किन इंटैक्ट रहता है। तो इसमें होता क्या है? कॉज्ड बाय ब्लंट फोर्स से ट्रॉमा हुआ, और तो ब्लंट फोर्स से ट्रॉमा होगा तो जहाँ भी होगा तो इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन से क्या होगा? एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड इन द डर्मिस। देखिए, इसे स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल से ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड चारों तरफ फैलने से शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इट इज ए साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेटरी मार्क्स रिलीज होगा और वेसल्स परमेबल होगा और ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या क्या पढ़ें? ब्रूज होगा, ब्लंट फोर्स से होगा, इल डिफाइंड मार्जिन होगा, और ब्रूज होता क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्यों है? एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड इन द डर्मिस। ठीक है, और मार्जिन इसका इल डिफाइंड होता है। तो ब्रूज हो गया। तो ब्रूज का कुछ पैटर्न भी होता है, ब्रूज का डिफरेंट टाइप्स है, उसमें पहला है पैटर्न ब्रूज। पैटर्न से क्या समझ रहे हैं? पैटर्न से वो पैटर्न है, ठीक है, मतलब लाठी का पैटर्न है कि रॉड का पैटर्न है कि रस्सी का पैटर्न है, मतलब एक पैटर्न है, मतलब जिससे मारा जाए उसका एक निशान छोड़ देता है। ठीक है, इट इज़ नोन एज पैटर्न ब्रूज। मारा जाए या कस के प्रेस किया जाए, इट इज़ आल्सो ए ब्रूज। ठीक है, जैसे यहाँ लगेचर से हैंगिंग हुआ है, तो ये मारा थोड़ी है, तो उसमें कस के प्रेस हो गया है। ठीक है, तो इसमें भी ब्रूज होता है। तो इसमें होता है लगेचर मार्चिंग हैंगिंग। तो इसमें जो नेक में होता है वो एकदम रिसम्बल करता है कि वो कॉटन से हुआ है कि नायलॉन वाला रस्सी से हुआ है या किससे क्लॉथ से हुआ है। ठीक है, तो लाइगेचर मार्क्स इन हैंगिंग इज ए टाइप ऑफ पैटर्न ब्रूज। तो ये पैटर्न ब्रूज है, ये हैंगिंग का पर्सन है और इसमें लाइगेचर मार्क है नेक में, इट इज एग्जांपल ऑफ पैटर्न ब्रूज। और देखिए यहाँ हम कुछ शो कर रहे हैं डिबलिंग ऑफ सलाइवा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि डिबलिंग ऑफ सलाइवा इज द सियोरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम हैंगिंग। मतलब अगर सलाइवा ड्रिबल कर रहा है, निकल रहा है, मतलब सबमेंडुलर ग्लैंड प्रेस हो रहा है, मतलब वो सियोरेस्ट साइन है एंटीमोर्टम हैंगिंग का। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न ब्रूज का एग्जांपल है सिक्स पेनी ब्रूज। ठीक है, तो सिक्स पेनी से नाम मत जाइएगा, सिक्स पेनी इज ए टाइप ऑफ कॉइन यूज्ड इन ब्रिटिश समय। ठीक है, ब्रिटिश ईरा में एक कॉइन होता है सिक्स पेनी टाइप का, जिसका डायमीटर होता है 1 to 2 सेंटीमीटर, जो कि 1 to 2 सेंटीमीटर हमारा फिंगर टिप्स का भी डायमीटर होता है, 1 to 2 सेंटीमीटर डायमीटर। मान लीजिए किसी का मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन करते हैं, मतलब हाथ से गला दबाते हैं, तो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन की वजह से फिंगर टिप्स का निशान हो इस पर गाल पर आ जाता है, इस पर गर्दन पर आ जाता है, इसके नेक पर आ जाता है। तो इट इज ए जो सिक्स पेनी ब्रूज है, इट इज ए फिंगर टिप्स का ब्रूज है, फिंगर टिप्स का ब्रूज है, जिसको कहते हैं फिंगर टिप्स ब्रूज इज आल्सो नोन एज सिक्स पेनी ब्रूज, क्योंकि इसका डायमीटर 1 to 2 सेंटीमीटर होता है, जो कि कॉइन का डायमीटर होता है। ठीक है, तो सिक्स पेनी ब्रूज ड्यू टू मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन भी पैटर्न ब्रूज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है दोस्तों, जिसमें सभी फेमिलियर होंगे, लव बाइट्स या हिक्के। ठीक है, ये एलिप्टिकल टाइप्स ऑफ पैटर्न ब्रूज होता है, और कहाँ होता है हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बेहतर जानते हैं हमसे। फेस में होता है, लिप्स में होता है, नेक में होता है, ब्रेस्ट में होता है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों पढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ब्रूज के बारे में। ठीक है, ब्रूज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो ब्रूज अगर स्काल्प पे है, ठीक है, माथे में है, तो इसे बेटर फेल्ट देन सीन। देखिए फेल्ट कर रहा है, ठीक है, ये फेल्ट कर रहा है, गाय फेल्ट कर रहा है, इसको माथा पे चोट लगा है, हेड पे चोट लगा है, उसको फेल्ट कर रहा है और पता लगा रहा है कि ब्रूज है कि नहीं। तो फेल्ट से ज़्यादा स्पष्ट होगा देखने से की बजाय। ठीक है, अच्छा नो ब्रूजिंग सीन ओवर पाम मसल से अगर अगर लाठी से मारते हैं या रॉड से मारते हैं तो ब्रूजिंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, पाम मसल पे ब्रूजिंग नहीं पाया जाता। और तीसरा है कि स्लाइट डिग्री ऑफ वायलेंस से भी मेजर ब्रूजेस पाया जाता है। तो अगर वो टिश्यू वस्कुलर हो, जैसे कि स्क्रोटम हुआ, पेनिस स्क्रोटम हुआ, ब्रेस्ट हुआ, वल्वा हुआ या फेस हुआ, तो इसमें छोटा सा भी चोट बहुत ज़्यादा दिखता है। क्यों होता है? एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड, और ये वस्कुलर नेचर है, तो वस्कुलर नेचर है तो और ज़्यादा ब्रूज होगा। ठीक है, तो इसमें सब सोचने की बात है। चलिए दोस्तों, अब एज ऑफ ब्रूज, मतलब मान लीजिए किसी को लाठी का चोट लगा है, वो आपके पास आया है 4 से 5 दिन में, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसका लाठी का जो चोट लगा है 4 से 5 दिन पहले लगा है कि 1 दिन पहले लगा है कि 10 दिन पहले लगा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, एफएमजी पॉइंट ऑफ व्यू से एज ऑफ ब्रूज निकालना। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। चलिए, एज ऑफ ब्रूज कैसे निकालते हैं? जैसे कि आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया होगा, कलर दिया होगा, तो ये बताना होगा कि एज ऑफ ब्रूज क्या है।
एज ऑफ ब्रूज क्या है, या और ये पूछेगा कि ब्लू कलर है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से है या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से है। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले कलर हुआ, तो टाइप्स, कौन सा टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन है, किसकी वजह से वो कलर हुआ, और एज ऑफ ब्रूज क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि रेड है, तो रेड है तो एज ऑफ ब्रूज फ्रेश हुआ, तो पूछेगा कि रेड किसकी वजह से होता है, किस पिगमेंट या किस केमिकल की वजह से, तो वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। मान लीजिए कोई आपके पास आया है ब्लू कलर का ब्रूज लेके, ठीक है, तो उसका इसका एज क्या होगा, Few/3 days, ये आपको याद करना होगा, Few/3 days। तो आप ये पूछेगा कि ब्लू कलर जो ब्रूज है वो किसकी वजह से होता है, तो वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब नेक्स्ट पूछेगा कि ब्राउन है, कोई ब्राउन ब्रूज लेके आया है, ठीक है, तो वो इसका एज कितना होगा, 4 days होगा। और ये पूछेगा कि वो किसकी वजह से है, तो हेमोसाइड्रिन की वजह से है। ग्रीन, तो वो 5 to 6 days की वजह से है, 5 to 6 days ऑफ ब्रूज है एज, और किसकी वजह से है, बिलिवर्दिन या हेमोटॉइडिन भी है। ठीक है, येलो है तो येलो तो बिलिरुबिन की वजह से होता है, तो इसमें सोचना ही नहीं है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, कोई ट्रिक्स और निमोनिक्स हम हल्का सा देने का कोशिश करना है, आप ग्रहण कीजिए। ठीक है, 1 day साइड ऑफ लीवर वाज येलो। ठीक है, बिलिरुबिन येलो होता है। ठीक है, तो फिर से हम बोलते हैं 1 day साइड ऑफ लीवर वाज येलो। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं 1 day साइड ऑफ लीवर वाज येलो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिकोड कर देते हैं। 1 day कैसे होता है, 1 से ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, O से ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, डी से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, साइड तो पूरा हेमोसाइड्रिन हो गया। ठीक है, हेमोसाइड्रिन हो गया। साइड ऑफ लीवर बिलिवर्दिन, लीवर से बिलिवर्दिन में लीवर टर्म आता है। ठीक है, बिलिवर्दिन में लीवर टर्म आता है, देखिए बिलिवर्दिन में लीवर टर्म आ रहा है। ठीक है, साइड ऑफ लीवर बस येलो हम इसलिए बोले हैं क्योंकि दुनिया जानता है कि बिलिरुबिन कलर है तो येलो कलर होगा। जॉन्डिस में अगर आँख पीला हो गया तो क्यों हो गया, बिलिरुबिन बढ़ गया। ठीक है, बिलिरुबिन से येलो कलर होता है, दुनिया जानता है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब हम टाइम देखेंगे। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन याद रखिएगा, ये वाला ट्रिक्स याद रख लिया। 1 day साइड ऑफ लीवर वाज येलो। ठीक है, 1 हुआ तो फ्रेश है, फ्रेश, इसमें कुछ कहने का जरूरत नहीं है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन तो Few/3 days, यहाँ बस 3 days कर दीजिए, 3 days। ठीक है, यहाँ फिर फोर्थ डे कर दीजिए, यहाँ 5th to 6th डे कर दीजिए, 5 से 6, और यहाँ 7 to 12, 5 6 7 कर दीजिए ना, 3 4 5 5 6 और 7। ठीक है, 3 4 5 6 और 7 हो गया। अब हमको याद करना है कि कौन सा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कौन सा कलर का है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कौन सा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फ्रेश है तो रेड है। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं लीजिए। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन रेड के बाद ये वाला याद कर लीजिए, ब्लू है। ठीक है, अच्छा, अब है ये इन दोनों कलर। बिलिरुबिन तो जानते हैं येलो कलर होता है। ठीक है, बिलिरुबिन येलो कलर का होता है। अब हम फंस गए मामला हेमोसाइड्रिन और बिलिवर्दिन में। ठीक है, ग्रीन लिप्स याद रखिए, तो लीवर है, बिलिवर्दिन है, तो ग्रीन लिप्स, तो बिलिवर्दिन कैसा कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। ग्रीन लिप्स होता है, तो ग्रीन लिप्स, तो इसको याद रखिएगा, ग्रीन कलर का। एक तो हेमोसाइड्रिन याद रख लीजिए, वो ब्राउन कलर का होता है। हेमोसाइड्रिन कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। एक चीज़ और है, लीवर के बिलिवर्दिन है और हेमोटॉइडिन है। कभी कोई क्वेश्चन बिलिवर्दिन देगा, कभी कोई क्वेश्चन हेमोटॉइडिन देगा, तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो पूरा ट्रिक्स और निमोनिक्स याद हो गया है ना। एक बार देख लीजिएगा रिपीट करके, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों कोई किसी के पास मल्टीपल ब्रूजेस ऑफ डिफरेंट कलर है। ठीक है, तो मल्टीपल ब्रूजेस है, बहुत सा ब्रूजेस है। कोई येलो कलर का है, मतलब कोई 7 से 12 दिन पुराना है, कोई ग्रीन कलर का है, कोई रेड कलर का एकदम फ्रेश ब्रूज है। ठीक है, कोई ग्रीन कलर का है। ग्रीन लिप्स हम क्या बताए थे, ग्रीन लिप्स। ठीक है, ग्रीन लिप्स ये कितना पुराना लिप्स हो जाएगा, यानी लीवर यानी बिलिवर्दिन की वजह से है। किसकी वजह से, बिलिवर्दिन की वजह से है। ठीक है, और ये 5 to 6 days से फॉल होगा। तो डिफरेंट एज ऑफ ब्रूजेस है। ठीक है, एक सिंगल पर्सन में, तो कैसे हो सकता है, मतलब कोई इसको रेगुलर पैमाने पर कोई मार रहा है, कोई आज मार रहा है, कोई वही पर्सन परसों नरसों मतलब चोट खा रहा है, मतलब वो रोज चोट खा रहा है। तो ऐसे बच्चे क्या कहते हैं, बार्टेड बेबी सिंड्रोम्स। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर क्या है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग ऑफ ब्रूज पाया जाएगा, या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग ऑफ ब्रूज पाया जाएगा। तो समझ लीजिए कि वो बच्चा बैटर्ड बेबी सिंड्रोम है, वो अपने ही पेरेंट्स जो कि कमीना हरामी है, अपने ही पेरेंट्स अपने बच्चे को मारते हैं। ठीक है, तो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम है, इसे आल्सो नोन एज कैफी सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी साइकेट्रिक पर्सन्स होता है, क्या कहेंगे। ठीक है, अब देखिए आर्टिफिशियल ब्रूज आर यूज्ड फॉर फॉल्स चार्जिंग ऑफ
असॉल्ट, ठीक है। फॉल्स स्टार्टिंग मतलब ब्रूस हुआ नहीं है, मतलब हमको दिखाना है कि ब्रूस हुआ है मेरे बॉडी पे और वो डंडा से मारा इसलिए हुआ, ठीक है। तो आर्टिफिशियल ब्रूजेस क्या होता है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जूसेस ऑफ मार्किंग नट, जिसे सेमी कार्पस एनाकार्डियम या इसको भिलवानल भिलवानेल भी कहते हैं, भिलवानेल भिलवानोल, लोकल नेम भिलवानल है, सेमी कार्पट एनाकार्डियम है, ठीक है, मार्किंग नट है, ठीक है, मार्किंग नट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कैलोट्रोपिस मदार भी याद कर रखिए और प्लम्बोगो रेसिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल ब्रूज का या झूठा ब्रूज का, ठीक है, जूस ऑफ मार्किंग नट या सेमी कार्पस एनाकार्डियम। इसको कैसे याद रखेंगे, कार का ब्रश भूल गए, कार से क्या होता है, सेमी कार्पस एनाकार्डियम, सेमी कार्पस सेमी कार्पस एनाकार्डियम, ब्रश से ब्रूज, ब्रश से ब्रूज, भूल से भिलवानल, भूल से भिलवानल, भिलवानल, ठीक है, भिलवानल, ठीक है। तो सेमी कार्पस एनाकार्डियम ब्रूज यानी आर्टिफिशियल ब्रूज भिलवानल से होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा क्वेश्चन तो यही पूछेगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल ब्रूज किससे होता है, सेमी कार्पस एनाकार्डियम या भिलवानल से होता है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, ब्रूज विथ नो कलर चेंजेस, मतलब ऐसा ब्रूज जिसमें कलर चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। सब कंजक्टिवल हेमरेज यानी कि आई में सब कंजक्टिवल हेमरेज हो गया। दूसरा है क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा, तो दोनों तो हेड से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो दोनों हेड से रिलेटेड है, एक ब्रेन से रिलेटेड है, एक आई से रिलेटेड है। ऐसा जो रीजन है इसमें कोई कलर चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। ब्रूज होता है लेकिन कोई कलर चेंजेस नहीं होता है। चलिए आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लेसिरेशन वर्सेस इंसिजन, ठीक है। इंसिजन नाम से ही है, इंसाइज करो, मतलब शार्प एज विपन से इसको इंसाइज किया गया। और लेसरेशन क्या होता है, लेसरेशन होता है यूजुअली, मान लीजिए कि कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से किसी को पीटा गया, ठीक है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से किसी को पीटा गया और ब्लंट ऑब्जेक्ट से इतनी कस के पीटा गया कि उसका स्किन जो है टियर हो गया, स्किन जो है स्ट्रेच हो गया, ठीक है, रप्चर हो गया, क्रस्ट हो गया। तो उसके बाद जो लेजन्स होता है, जिसके बाद जो इंजरी होता है, इट इज ए नोन एज लैसिरेशन, ठीक। लैसिरेशन इज ए फुल थिकनेस अ स्प्लिट ऑफ स्किन ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग, फुल थिकनेस अ स्प्लिट ऑफ स्किन, जितना भी एपिडर्मिस और डर्मिस है वो क्रश कर जाता है। मान लीजिए देखिए विपन है, इसको ब्लंट ऑब्जेक्ट से खूब जोर से पीटा गया, या अंडरलाइंग बोन है, तो स्किन तो बेचारा इलास्टिसिटी है, इसको इलास्टिसिटी झेलने का कुछ लिमिट है, उसके बाद तो ये स्ट्रेच ही कर जाएगा। तो ये स्ट्रेच कर गया, देखिए यहाँ स्ट्रेच कर गया, ये वाला स्ट्रेच कर गया, फट गया है, टीयरिंग ऑफ स्किन हो गया है, टीयरिंग ऑफ स्किन हो गया है। इतना ब्लंट फोर्स से मारा गया कि टीयरिंग ऑफ स्किन हो गया, अंडरलाइंग बोन है और स्किन रप्चर कर गया है। तो इस स्किन स्ट्रेच करने की वजह से, टीयर और क्रस्ट करने की वजह से विद अंडरलाइंग बोन स्किन का फट गया है, इसकी वजह से, ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से इसे लेसिरेशन कहते हैं। तो इसका सबसे खूबसूरती तो नहीं कहेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या बताएंगे, टिश्यू ब्रिजेस इज प्रेजेंट। देखिए ये पुल जैसा स्किन बचा हुआ रह गया, ये वाला स्किन का टुकड़ा है बचा गया, तो इसको क्या कहते हैं, टिश्यू ब्रिजेस इज प्रेजेंट, टिश्यू ब्रिजेस इज प्रेजेंट। ब्रिज मतलब क्या होता है, पुल होता है। तो टिश्यू ब्रिजेस इज प्रेजेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स है लेसिरेशन के बारे में, जो कि इंसिजन में नहीं होता है। इंसिजन मतलब क्या है, शार्प एंड से काट देना, बिल्कुल स्किन को काट देना, तो कोई टिश्यू ब्रिजेस नहीं होगा। अच्छा, ब्लीडिंग इज लेस। अच्छा, इसमें ब्लीडिंग क्यों लेस होता है, क्यों, और ब्लीडिंग लेस होता है इंसिजन की तुलना में वर्सेस इंसिजन। तो ब्लीडिंग लेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें ब्लंट फोर्स से मारा जाता है, तो उतना ब्लड वेसल्स का टीयरिंग नहीं होता है, ब्लड वेसल्स कटता नहीं है, ब्लड वेसल का इंसिजन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उसमें ब्लीडिंग कम होता है। नो ब्लड वेसल्स इज ओनली क्रस्ट बट नॉट इंसाइज्ड, ब्लड वेसल्स इज नॉट इंसाइज्ड। लेकिन इंसिजन में क्या होता है, इंसिजन में बिल्कुल कस्ट कर जाते हैं, इसलिए ब्लीडिंग लेसिरेशन में कम होते हैं, इंसिजन में ज़्यादा होते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से अच्छा से डिफरेंस पढ़ते हैं, लेसिरेशन और इंसिजन में कट होते हैं, ठीक है। लेसिरेशन में टीयरिंग ऑफ स्किन होता है, मार्जिन इरेगुलर रहेगा तो जाहिर है, और इंसिजन में जैसे ब्लेड से किया जाता है तो क्लीन कट होगा, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, इसको स्वेलो टेल कहते हैं, इसका जो टेल होता है मतलब पुच्छी होता है, स्वेलो होता है, फूला होता है, और इसमें टेलिंग होता है, ठीक है। इसमें देखिए टेलिंग होता है, मतलब पुच्छी जैसा निकला हुआ है, इधर भी देखिए पुच्छी जैसा, एक इसमें होता है, इंसिजन में होता है। अच्छा, इसका लेसिरेशन में स्वेलो टेल होता है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, लास्ट क्या होता है, स्वेल कर जाता है, लास्ट जो है अगर थोड़े देर पर रहेगा तो स्वेलो कर जाता है, फूल जाता है, स्वेलो कर जाता है, स्वेलो का स्पेलिंग स्वेलो, अरे यार स्वेलो का स्पेलिंग भूला गया, स्वेलो मतलब फूल जाना, ठीक है। तो लास्ट स्वेल कर जाता है, तो लास्ट से लेसिरेशन और स्वेलो मतलब फूलना,
स्वेलो कर गया, ठीक है, लास्ट स्वेलो कर गया, लास्ट से लेसिरेशन और स्वेलो से मान लीजिए फूल जाता है, तो लास्ट स्वेलो टेल इसमें लेसिरेशन पाया जाता है। अच्छा छोड़िए, आप याद कर लीजिएगा। अच्छा टिश्यू ब्रिजेस प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम पहले ही बताए, लेसिरेशंस में टीयर होता है, लेकिन एक स्किन का लेयर बचा रहता है, तो टिश्यू ब्रिजेस इज प्रेजेंट। ब्लीडिंग लेस होता है, ब्लीडिंग इसमें प्रोफ्यूज होता है। ब्लीडिंग प्रोफ्यूज क्यों होता है? क्योंकि इंसिजन है, ब्लड वेसल्स को काट देगा तो ब्लीडिंग प्रोफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाला बात है। देखिए ब्लीडिंग इंसिजन में प्रोफ्यूज हो गया, ब्लीडिंग मोर है, टेलिंग प्रेजेंट होता है, नो टिश्यू ब्रिजेस, है ना। तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब है इंसाइज्ड लुकिंग लेसिरेटेड वुंड। इंसाइड लुकिंग लेसिरेटेड वुंड, पहले अगर हम किसी को बोलते हैं कि अरे उसका चेहरा शाहरुख खान जैसा लग रहा है, उसका चेहरा सलमान खान जैसा लग रहा है, तो सामने वाला पर्सन तो सलमान खान है नहीं, उसका चेहरा लग रहा है, ठीक है, सलमान खान जैसा। तो इंसाइड लुकिंग लेसिरेटेड वुंड मतलब वो वुंड इंसाइड लुकिंग है, इंसाइड वुंड है नहीं, इंसाइड वुंड है नहीं, लेकिन वो इंसाइड जैसा लग रहा है। तो इंसाइड नहीं है क्या है? लेसिरेटेड वुंड ही है, लेकिन वो लग रहा है इंसाइड वुंड जैसा। तो ऐसा बॉडी के कौन कौन रीजन में इंजरी होगा, मतलब लेसिरेशन होगा, ब्लंट फोर्स से ट्रॉमा होगा, तो वो इंसाइड वुंड रहेगा, ठीक है, लेकिन है वो रियली में लेसिरेशन ही। रियल क्या है? लेसिरेशन। तो ये पूछा है इंसाइड लुकिंग लेसिरेटेड वुंड, क्वेश्चन में पूछता है, तो हम देखते हैं किस में होता है। तो ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस, मतलब अगर अंडरलाइंग बोनी प्रोमिनेंसेस हो, तो अगर ब्लंट फोर्स से मारा जाए तो वहाँ जो होगा वो लेसिरेशन इंसिजन जैसा लगेगा। इंसिजन का क्या क्या फीचर्स? एकदम शार्प फीचर्स है, ठीक है, क्लीन कट होता है, तो वो है। तो किस में होगा? स्कैल्प है, आईब्रो है, चीक है, बोन है, और पेरिनियम है, इलियक क्रेस्ट है, सीन है, सब में अंडरलाइंग बोन है। देखिए अंडरलाइंग बोन है इसमें, स्कैल्प और आईब्रो में फ्रंटल बोन है, चीक बोन है, चीक जैगोमेटिक है, इलियक क्रेस्ट है, इलियक क्रेस्ट में अगर किया जाए, सीन बोन में टिबिया है, तो सब में अंडरलाइंग बोन है। तो अगर ऐसे क्षेत्रों में लेसिरेशन हो तो वह इंसाइड जैसा लगेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है इंसाइड लुकिंग लेसिरेटेड वुंड इज सीन इन। तो इंसाइड लुकिंग लेसिरेटेड वुंड, इसका क्या ट्रिक्स हम बनाए हैं? बिल बनाए हैं, ठीक है। इंसाइड लुकिंग लेसिरेटेड वुंड, इंसाइड लुकिंग लेसिरेटेड वुंड, लेसिरेटेड वुंड, इंसाइड लुकिंग लेसिरेटेड बिल। अभी बिल देते हैं, सब चीज़ का बिल मांगता है, तो बी से बोन, तो जहाँ भी अंडरलाइंग बोन है वहाँ इंसाइड लुकिंग लेसिरेटेड वुंड होगा। तो ये वाला ट्रिक्स याद कर लीजिएगा। इलियक क्रेस्ट बोन है, सीन बोन है, चेहरा का बोन है, स्कैल्प बोन है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। ये पूछता है हाउ विल यू डिफरेंशिएट। अच्छा ये वाला इंसाइड लुकिंग लेसिरेटेड वुंड है, अगर पूछेगा कि ये इंसाइड लुकिंग लेसिरेटेड वुंड है, इंसाइड वुंड नहीं है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो डिफ्रेंशिएट करने का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, क्या होता है? टिश्यू ब्रिजेस होता है। टिश्यू ब्रिजेस किस में प्रेजेंट होता है? टिश्यू ब्रिजेस लेसिरेटेड में प्रेजेंट होता है, इंसाइड वुंड में नहीं प्रेजेंट होता है। ब्रिज मतलब पुल, इंसाइड वुंड में वो तो एकदम शार्प कट हो जाता है, तो ब्रिज कहाँ से रहेगा, ठीक है। तो ये सब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और दूसरा है लेसिरेटेड लुकिंग इनसाइड वुंड, मतलब वो रियली में इनसाइड वुंड है, ठीक है। लेसिरेटेड वो है इनसाइड वुंड, रियली में इनसाइड वुंड है, लेकिन लगेगा कैसा? लेसिरेटेड वुंड जैसा, मतलब ऊपर वाला का जस्ट उल्टा लगेगा कैसा? लेसिरेटेड वुंड। तो ये जस्ट है वो वाला, याद रखिएगा, बिल याद रखे हैं, ठीक है, बिल याद रखें। इंसाइड लुकिंग लेसिरेटेड वुंड किस में होता है? बोन में होता है। तो इसका जस्ट अगर लेसिरेटेड लुकिंग इनसाइड वुंड रहेगा तो वो जब स्किन लूज रहेगा, जैसे कि स्क्रोटम और एक्जिला, तब उसमें होता है। जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है, इसमें भी दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लीज, इसको याद करना है तो ऐसे याद करिए, लीजा रे याद है तो लीजा रे। लेसिरेटेड लुकिंग इनसाइड वुंड सोन इन स्क्रोटम एक्जिला, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट दोस्तों, स्कल, ठीक है। स्कल में प्यूपल्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, फॉरेंसिक में रूल है तो है। अच्छा, द न्यू फ्रैक्चर लाइंस नेवर प्रोसेस द फ्रैक्चर। अच्छा ये वाला है जूनियर सीनियर का मामला, ठीक है, जूनियर सीनियर का मामला। जैसे आप कॉलेज में रहते हैं तो आपको हम लोग को सिखाया जाता था सीनियर इज ऑलवेज राइट, मतलब गलत सही जो भी है, सीनियर इज ऑलवेज राइट, मतलब सीनियर के बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। मतलब जूनियर को वही करना है जो सीनियर बोल रहा है, दिन को रात, रात को दिन बोलेगा, हमको जूनियर को यही मानना है। तो मान लीजिए कि न्यू फ्रैक्चर लाइन नेवर प्रोसेस, मतलब पहला फ्रैक्चर लाइन ये वाला हुआ, दूसरा फ्रैक्चर लाइन ये सब जूनियर हो गया, दूसरा फ्रैक्चर लाइन, तीसरा फ्रैक्चर लाइन सबसे जूनियर हो गया। तो पहला फ्रैक्चर लाइन का बाउंड्री ये वाला है, ठीक है, पहला फ्रैक्चर लाइन का बाउंड्री ये वाला है। तो ये जो लकीरा खींच दिया उसको सेकंड फ्रैक्चर लाइन और थर्ड फ्रैक्चर लाइन लेवल प्रोसेस, इसको कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसका बाउंड्री को इज्जत करता है, ठीक है। और ये वाला दूसरा, और तीसरा जो है, तीसरा फ्रैक्चर लाइन है, तीसरा फ्रैक्चर लाइन ये दूसरा का भी इज्जत करेगा और पहला का तो करवे करेगा, ठीक है। तो यही है, द न्यू फ्रैक्चर लाइन नेवर प्रोसेस द प्रीवियस फ्रैक्चर लाइन, ठीक है, सिक्वेंसिंग द लाइन ड्यू टू ब्लोज। तो ये तो समझ ही गए हैं।
जूनियर सीनियर वाला याद कर लीजिएगा। सीक्वेंस ऑफ इम्पैक्ट्स कैन बी एस्टेब्लाइज व्हेन देयर आर टू फ्रैक्चर लाइंस इन अ स्कल, तो सेकंड फ्रैक्चर लाइन विल ऑलवेज स्टॉप बाय प्री एग्जिस्टिंग फ्रैक्चर लाइंस। ठीक है, तो इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आगे जूनियर सीनियर वाला मामला। अच्छा, गन शॉट वुंड ऑन स्कल, गन साउंड वुंड ऑन स्कल। मान लीजिए कि ये स्कल है, तो कभी शुरू में कंफ्यूज हो व्हाट इज आउटर टेबल व्हाट इज इनर टेबल। तो ये वाला स्कल है, मान लीजिए ये वाला स्कल है। ठीक है, इसका दो ठो टेबल होता है, एक स्कल वन का बाहरी लेयर को आउटर टेबल कहते हैं, आउटर टेबल, और इनर लेयर को इनर टेबल कहते हैं, इनर लेयर को इनर टेबल कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्कल ही है। हम थोड़ा सा बड़ा दिखाने का, स्पष्ट दिखाने का कोशिश किया। स्कल बोन, ये स्कल बोन है, इसका ये आउटर टेबल है, ये वाला इनर टेबल है। ठीक है, ये वाला इनर टेबल है, आउटर टेबल, ये वाला इनर टेबल, ये वाला आउटर टेबल। ठीक है, मान लीजिए कि ये बुलेट गया खोपड़ी में, स्कल में इसको गोली मारा गया। ठीक है, बुलेट गया, तो जहाँ से बुलेट एंटर करता है वो क्लीन कट होता है, इसका ऑपोजिट बेवेल्ड होता है, ऑपोजिट मार्जिन बेवेल्ड होता है, बेवेल्ड हो जाता है। ठीक है, ये बस याद रखिएगा, एक सिंपल फॉर्मूला। जब बुलेट एकदम शांति से घुसता है, मतलब बुलेट क्लीन कट बनाते हुए घुसता है, और ऑपोजिट एंड बेवेल्ड हो जाता है। मान लीजिए बुलेट एंट्रेंस वुड है। ठीक है, बुलेट इधर से गया। ठीक है, तो जिस टेबल में घुसेगा वो क्लीन कट होगा, ये वाला आउटर लेयर क्लीन कट हो जाएगा और इनर टेबल बेवेल्ड हो जाएगा। फिर पूरा ब्रेन से शार्पली घुसते हुए, ब्रेन का पचौनी निकालते हुए, ठीक है, वो फिर एग्जिट करेगा। तो एग्जिट करेगा तो इधर अब इनर टेबल में वो घुसा है, तो इनर टेबल में क्लीन कट होगा और आउटर टेबल बेवेल्ड हो जाएगा। आउटर टेबल कैसे हो जाएगा? बेवेल्ड हो जाएगा। मतलब बस ये वाला सिंपल कंसेप्ट याद रखिएगा, जिधर से बुलेट घुसेगा वो क्लीन कट बनाएगा और उसका ऑपोजिट एंड बेवेल्ड हो जाएगा। मतलब बुलेट इधर से गया तो ये वाला इनर टेबल क्लीन कट होगा, आउटर टेबल बेवेल्ड हो जाएगा। फिर बुलेट इधर से गया तो इसका इनर टेबल क्लीन कट हो जाएगा और आउटर टेबल बेवेल्ड हो जाएगा। मतलब जिस टेबल से बुलेट एंटर करता है वो टेबल क्लीन कट रहता है, जो पहला प्रीवियस था वो क्लीन कट रहेगा और उसका अपोजिट वाला बेवेल्ड हो जाएगा। तो वही है, समझ ये कंसेप्ट है, एंट्री वुंड बेवेल्ड ऑन इनर टेबल और एग्जिट वुंड बेवेल्ड ऑन आउटर टेबल। ठीक है, याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो जहाँ बस ये कंसेप्ट है बुलेट एंटर्स बाय मेकिंग क्लीन कट, ये वाला कंसेप्ट याद रखिएगा। और दूसरा कंसेप्ट है कि ये वाला आउटर टेबल होता है, ये वाला इनर टेबल होता है, उसके बाद आप बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजुरी। ब्रेन इंजुरी तो बहुत पढ़े थे, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, सब ड्यूरल हेमाटोमा, एक तो डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजुरी भी पढ़ लीजिए, मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, बहुत ही घटिया प्रोग्नोसिस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो क्वेश्चन पूछता है, सीटी में कोई फाइंडिंग नहीं पाया जाता, सीटिंग में नॉन कंट्रास्ट सीटी में कोई फाइंडिंग नहीं पाया जाता, नो फाइंडिंग्स। ठीक है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस और नॉन कंट्रासिटी में कोई फाइंडिंग नहीं, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है। मान लिए देखिए आप इसका डिटेल में देखिए, कॉज क्या होता है? हाई वेलोसिटी इंपैक्ट से होता है और सियरिंग फोर्स बिटवीन ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर जंक्शंस। ठीक है, सियरिंग फोर्स होता है ग्रे मैटर वाइट मैटर जंक्शंस में, एक दूसरे मतलब रब खाता है या इंजुरी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद नॉन कंट्रासिटी गुड फाइंडिंग्स और एमआरआई में पंक्टेड हेमरेज सीन एट बाउंड्री ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर जंक्शंस, पंक्टेड हेमरेज एट रीजन ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर जंक्शन। ठीक है, प्रोग्नोसिस पुअर, देखिए अंगूठे के नीचे। नेक्स्ट है दोस्तों टू गन शॉट रेसिड्यू टेस्ट। गन शॉट रेसिड्यू टेस्ट क्या होता है? मतलब एक्यूज्ड, अपराधी, एक्यूज मतलब वो बुलेट से फायर आर्म किया, हम कैसे पता लगाएंगे? उसका हैंड से क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे, क्या क्या टेस्ट करेंगे कि वो जो फायर आर्म चलाया वो बुलेट से ही, मतलब वो अपने हाथों से फायर आर्म चलाया। ठीक है, तो उसको कहते हैं गन शॉट रेसिड्यू टेस्ट। तो उसका हाथों का क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे? देखिए मोस्टली इस रीजन पर गन पाउडर लगा रहता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा टेस्ट करेंगे पता चलेगा कि इसी हाथ से गोली चला है। तो कौन कौन सा टेस्ट करेंगे? फ्लेमलेस एटॉपिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, फास्ट कहते हैं, फ्लेमलेस एटॉपिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। दूसरा हैरिसन गिलोरी टेस्ट, तीसरा है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, तीसरा है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट और सेम एडेक्सा। ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इसको याद करने का है, एक तो फायरिंग हैंड्स करके है, ठीक सर, फायरिंग हैंड्स जो चला आ रहा है बहुत किताब में, तो वो देख लेते हैं। फायरिंग हैंड्स देखिए, गन शॉट रेसिड्यू, ये महोदय ने बुलेट फायर किया। ठीक है, तो फायरिंग हैंड्स में कौन कौन सा टेस्ट करेंगे? तो फायरिंग हैंड्स, तो फ्लेमलेस एटॉपिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, और उसके बाद हैंड्स में सब निमोनिक्स है। एच से हैरिसन गिलोरी टेस्ट, ए से एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, एन से न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस,
डी से डर्मल नाइट्रेट टेस्ट और एस से सेम एडेक्सा सबसे स्पेसिफिक होता है, सबसे स्पेसिफिक होता है। तो ये क्या है, गनशॉट रेसिड्यू टेस्ट का निमोनिक्स है, गनशॉट रेसिड्यू टेस्ट का, मतलब उसके हाथ से ही बुलेट चला है उसका टेस्ट है, गनशॉट रेसिड्यू टेस्ट का निमोनिक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है कैनेडी फेनोमेनन। कैनेडी फेनोमेनन क्या होता है, जॉन एफ कैनेडी जो हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट है, उसका हत्या हो जाता है, उसका बुलेट मारता है कोई नेक के पास, गर्दन के पास, ठीक है। तो सर्जिकल अल्ट्रेशंस इन ए गन शॉट वुंड इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज वुंड एज ए एंट्री और एग्जिट। कैसे, एक कार्टून से समझिए, ठीक है। देखिए, ये जॉन एफ कैनेडी का बॉडी है, ये डॉक्टर महोदय पोस्टमार्टम कर दिए हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि वेयर इज एंट्री वुंड, वेयर इज एग्जिट वुंड, आई एम कन्फ्यूज्ड। ये कंफ्यूज हो गया है। ऐसा हुआ क्या है, जॉन एफ कैनेडी को गोली मारा गया, उसके बाद 6-7 घंटा 8 घंटा तक लंबा ऑपरेशन चला है, ठीक है। तो लंबा ऑपरेशन चलने के बाद इतना इसमें इंसिजन और कर दिया गया कि कंफ्यूज हो गया पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर कि एंट्री वुंड कौन है और एग्जिट वुंड कौन है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कैनेडी फेनोमेनन। दबंग का वो डायलॉग याद है, हम तुम में इतने छेद कर देंगे, तो वही वाला, मतलब ये डॉक्टर खुद कंफ्यूज हो गया, पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर, कि कौन सा एंट्री वुंड है और कौन सा एग्जिट वुंड है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गोली लगने के बाद लंबे समय तक उसका ऑपरेशन चला था, ठीक है, और बहुत सा सर्जिकल एड्रेशन, इंसिजन, एक्सीजन किया गया, उसकी वजह से ये हुआ। तो इट इज नोन एज कैनेडी फेनोमेनन। ब्लो बैक फेनोमेनन। ब्लो बैक फेनोमेनन क्या होता है, ब्लो से याद रखिए विंड, ठीक है। विंड, कैसा विंड चला, मान लीजिए कि ये बुलेट चलाया गया, ठीक है, ये वाला बुलेट है, इसका फोरहेड में चला गया, देखिए ये आंख है, ये नाक है, इसके फोरहेड में चला गया, तो बुलेट गया, उसके साथ वो हवा लेके भी चला गया, ठीक है। तो हवा ना बाहर जा सकता है ना निकल सकता है, क्योंकि अंदर में बोन है और इधर से बुलेट चला, तो ये ट्रैप्ड हो जाता है बिटवीन स्किन एंड स्कल के बीच, ईयर इज ट्रैप्ड, ठीक है, ईयर इज ट्रैप्ड बिटवीन स्किन एंड स्कल, और फिर वो रप्चर करके निकलता है, ठीक है, स्किन को रप्चर करके निकलता है, जिसे स्टिलेट वुंड होता है, स्टिलेट और क्रूसिएट वुंड, इसी को कहते हैं स्टिलेट और क्रूसिएट वुंड, स्टिलेट और क्रूसिएट वुंड। क्यों होता है, जैसे बुलेट चला, ठीक है, अंदर में बोन है, ठीक है, अंदर में बोन है, तो ईयर ट्रैप्ड हो जाता है, कहाँ ट्रैप्ड हो जाता है, स्किन के बीच और स्कल जो बोन है उसके बीच, और उसके बाद वार्म गैसेस निकलता है, और उसके बाद एक मार्जिन, एक स्टिलेट और क्रूसिएट वुंड जैसा स्ट्रक्चर देता है। यही है ब्लो बैक फेनोमेनन। ब्लो से क्या याद रखिए, ब्लो, विंड इज ब्लोइंग, तो ब्लो बैक फेनोमेनन। तो कॉज्ड बाय गैसेस एग्जिस्टिंग बीनीथ द स्किन एंड कमिंग आउट थ्रू सेम वुंड सीन इन ए हार्ड कंटेक्ट वुंड, जैसे कि फोरहेड वाला हुआ। तो ब्लो से याद रखिए, ब्लो से विंड होता है, मतलब ईयर से रिलेटेड कुछ है, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आइए, बैक स्पीटर। बैक स्पीटर ही न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब इधर से गोली चला तो गोली के रिएक्शंस में भी कुछ इधर जाएगा, फायर आर्म की तरफ जाएगा, ठीक है, फायर आर्म की तरफ जाएगा, तो इट इज ए बैक स्पैटर। बैक स्पैटर मतलब इधर से बुलेट चला, तो बुलेट के जवाब में, बुलेट इज ए एक्शन, तो रिएक्शन क्या हुआ, ब्लड हुआ, टिश्यू हुआ, क्लॉथ हुआ, ये रिएक्शन हुआ, ये किधर जाएगा, टुवर्ड्स फायर आर्म, इट इज ए बैक स्पैटर, इसको क्या कहते हैं, और इसके जो बैरल है उसमें लग जाते हैं। इट इज इजेक्शन ऑफ ब्लड, क्लॉथ फाइबर, हेयर एंड टिश्यू फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द एंट्री वुंड्स टुवर्ड्स द फायर आर्म, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रायलसीमा फेनोमेनन। रायलसीमा फेनोमेनन क्या होता है, मतलब स्टैब वुंड कर दिया जाता है, फिर उसमें बुलेट डाल दिया जाता है, ठीक है, सिंपल है। देखिए, ये वाला स्टैब वुंड है, नाइफ के द्वारा, या कुछ भी बोलिए, नाइफ के द्वारा स्टैब वुंड है, रियल वर्क डन बाय मी। ये नाइफ क्या बोल रहा है कि मेरा काम तो मेरे ही द्वारा किया गया, तो स्टैब वुंड किया गया और फिर बुलेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब आर्टिफैक्ट्स हैं। विक्टिम फर्स्ट स्टैब्ड देन टू मिसलीड द पुलिस, वो ए बुलेट इज स्टफ्ड इनटू द स्टोन, मतलब पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए बुलेट डाल दिया गया। रायलसीमा फेनोमेनन। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं एटिपिकल डिस्पर्जन। एटिपिकल डिस्पर्सन से पहले से पढ़ते हैं शॉर्ट गन का लीड शॉट और डिस्टेंट शॉट में कैसा होता है। एटिपिकल डिस्पर्सन हम बताएंगे, पहले देखते हैं कि शॉर्ट गन में डिस्टेंट शॉट से और नियर शॉट से क्या कैसा इंजरी शरीर में पाया जाता है। मान लीजिए शॉर्ट गन के डिस्टेंस शॉट से, मतलब बहुत दूर से मारा गया, तो हमारे शरीर पर कैसा निशान पाया जाएगा। डी से डिस्टेंस याद रखिएगा, डी से डिस्पर्जन याद रखिएगा, ठीक है। तो लीड शॉट का डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन हमको दिख रहा है बॉडी पर, मतलब बहुत दूर से मारा गया है शॉर्ट गन, ठीक है। कंप्लीट डिस्पर्जन ऑफ लीड शॉट कैसे याद रखेंगे, डी से डिस्टेंस और डी से डिस्पर्जन, डिस्टेंस। अच्छा, नियर शॉट में तो इसका उल्टा ही, इसमें डिस्पर्जन होता है, तो नियर शॉट में इकट्ठा रहता है, ठीक है। नो डिस्पर्जन ऑफ लीड शॉट, नो डिस्पर्जन, ये याद रखिएगा, नो डिस्पर्जन। तो अब आइए दोस्तों, ये वाला पढ़ते हैं, बेलिंग और वेल्डिंग ऑफ शॉट्स, बस ये दोनों फिनोमेनन याद रखिए उसके बाद, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेलिंग और वेल्डिंग ऑफ शॉट्स और बिलियर्ड बॉल रिकोचेट इफेक्ट।
वेल्डिंग, वेल्डिंग ऑफ सॉर्ट्स मतलब वेल्डिंग कैसे, आयरन को लोहा को स्टील को वेल्डिंग किया जाता है वेल्डिंग मशीन के द्वारा, जो चमकता है, ठीक है, वेल्ड किया जाता है। वेल्ड क्या होता है, जोड़ने का काम करता है, मतलब सॉर्ट्स जो है जुड़ गया है एक दूसरे से, ठीक है, सॉर्ट्स जुड़ गया है, वेल्ड हो गया है, वेल्डिंग ऑफ सॉर्ट्स जुड़ गया है। और बिलियर्ड बॉल रिकोचेट इफेक्ट क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो वेल्डिंग ऑफ सॉर्ट्स जुड़ गया है, क्यों, मतलब डिस्टेंट वुंड से चढ़ा है, ठीक है, डिस्टेंट से चला है, दूरी से चलाया गया है शॉर्ट गन को, लेकिन उसके बाद भी डिस्पर्जन नहीं हुआ और शॉर्ट, वेल्डिंग ऑफ शॉर्ट्स मतलब लग रहा है कि नियर शॉट या इंटरमीडिएट शॉट से मारा गया। ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा कैसे होता है, एक्सेसिव ग्रीस और लुब्रिकेंट या हीट के द्वारा, एक्सेसिव ग्रीस मतलब तेल और लुब्रिकेंट और बैरल में जो भी एक्सेसिव तेल या ग्रीस यूज़ किया जाता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो तो वो जो लीड शॉट्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और डिस्टेंस शॉट होने के बावजूद भी कोई डिस्पर्जन नहीं पाया जाता, नो डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर, ठीक है, ऑटोप्सी करते समय कन्फ्यूज़ हो जाएगा, है तो ये डिस्टेंस शॉट, ठीक है, लेकिन डिस्पर्जन नहीं है और शॉर्ट्स जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों होता है, कॉज क्या है, एक्सेसिव ग्रीज एंड लुब्रिकेंट ऑफ द हीट, इसी को कहते हैं वेल्डिंग ऑफ शॉर्ट्स। अब दूसरा देखिए, बिलियर्ड बॉल रिकोचेट इफेक्ट। रिकोचेट मतलब टकरा के, मतलब बुलेट इधर से टकरा के आदमी को लगा, ठीक है, रिकोचेट मतलब टकराना। तो क्या होता है, बुलेट फायर्ड हुआ, ठीक है, और इंटरमीडिएट कोई ऑब्जेक्ट, कोई हैवी मेटल से टकरा गया, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट से टकरा गया और फिर वापस टारगेट को लगा। तो नियर शॉट्स रिसेंबल्स डिस्टेंस शॉट्स। नियर शॉट्स में क्या होता है कि नो डिस्पर्जेंस, लेकिन यहाँ नियर शॉट्स होने के बावजूद भी डिस्पर्जेंस पाया जाएगा, तो ये वाला एक्सेप्शन है। तो बिलियर्ड बॉल रिकोचेट इफेक्ट होता है, नियर शॉट ही होता है, लेकिन डिस्पर्जेंस पाया जाता है और लगता है कि लीड शॉटगन नज़दीक से दूर से चला गया, ठीक है। अब कुछ एटिपिकल बुलेट्स हम देख लेते हैं, टैंडम और पिगी बैक बुलेट्स, वन आफ्टर टू अदर। पिगी बैक, पिग कैसे एक दूसरे के पीछे लगे मतलब चलते रहते हैं, ठीक है, तो पिगी बैक वन आफ्टर द अदर, टू बुलेट्स कमिंग बैक टू बैक, टू बुलेट्स कमिंग आउट बैक टू बैक, इसी को कहते हैं टैंडम बुलेट्स और पिगी बैक बुलेट्स। और दूसरा है सेमी जैकेटेड और डमडम बुलेट। डमडम बुलेट, डमडम एक जगह का नाम है कलकत्ता में, देखें डमडम हवाई अड्डा। तो टिप ऑफ लीड इज एक्सपोज्ड, ठीक है, और मतलब बस्ट कर जाते हैं, मतलब अंदर में जाते हैं और बस्ट कर जाते हैं। टिप ऑफ लीड कोर इज एक्सपोज्ड एंड बस्ट एज ए मशरूम्स ऑन एंटरिंग द स्किन एंड कॉजेज ग्रेटर डैमेज, ठीक है, मशरूम जैसा बस्ट कर जाते हैं। देखिए मशरूम जैसा, इसका जो है देखिए ये वाला थोड़ा सा एक्सपोज रहता है और जैसे ही स्किन के अंदर आता है बस्ट कर जाता है, मशरूम जैसा स्प्रे करता है। इसको क्या कहते हैं, डमडम बुलेट, डमडम मशरूम जैसा। यावनिंग इरेगुलर पाथ बुलेट्स, देखिए कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है, तो इरेगुलर पाथ बुलेट्स प्रोड्यूसेस, अगर एंट्री वुंड कैसा होगा, की होल होगा, यावनिंग का की होल एंट्री वुंड्स, यावनिंग का की होल एंट्री वुंड्स, की होल एंट्री वुंड्स। दूसरा नेक्स्ट है टम्बलिंग, टम्बलिंग में टम्बल डाउन, ठीक है, बुलेट रोटेट्स एंड टू एंड ड्यूरिंग इट्स मोशन। वो वाला जो पहले वाला था वो टेंडम था, टेंडम, ये वाला टम्बलिंग है, ठीक है, टेंडम या पिगी बैक, वन आफ्टर अदर मतलब दो बुलेट्स एक साथ निकलता है, टेंगिंग या टेंडम या पिगी बैक बुलेट्स। यहाँ क्या है, टम्बलिंग है, मतलब बुलेट टम्बल डाउन, याद रखिए टम्बल डाउन, बुलेट रोटेट्स एंड टू एंड ड्यूरिंग इट्स मोशन, देखिए उलट गया, एकदम जिम्नास्टिक कर रहा है, ठीक है। अब है रिकोचेट इफेक्ट। रिकोचेट हम पढ़ाए थे कि कोई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स है उसके बाद उसे टकरा के वापस वो टारगेट में जाता है और डैमेज करता है, ठीक है। तो रिकोचेट मतलब जब भी याद रखिएगा टकरा के वापस होना, टकरा के लगना, ठीक है। बुलेट स्टॉप्स स्पाइनिंग ऑन हिटिंग द इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, स्पाइनिंग जो गैरोस्कोपिक एक्शन है बुलेट का स्टॉप हो जाता है, इसकी वजह से एब्रेजन कॉलर भी नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा रिकोचेट में कोई एब्रेजन कॉलर नहीं पाया जाता। अगर लीड शॉट रहेगा तो कैसा लगेगा कि वो डिस्टेंट शॉट्स है, ठीक है। तो रिकोचेट होगा टकरा के किसी टारगेट को लगना, रिकोचेट। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेंजाइल बुलेट्स, मतलब फ्रैगमेंट्स ऑन इम्पैक्ट्स, फ्रेंजिबल है तो फ्रैगमेंट्स कर दीजिए। सोवेनियर बुलेट, सोवेनियर बुलेट्स, बुलेट सोया है, ठीक है, बुलेट्स क्या है, सोया है, नींद से सोया है, किसमें, विक्टिम में सोया है। तो रिटेन बुलेट्स इनसाइड द बॉडी विदाउट कॉजिंग एनी कॉम्प्लिकेशंस। देखिए ये मजे में है, बुलेट इसके अंदर है और ये मजे में है, नो प्रॉब्लम बोल रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कभी कभी प्लम्बिज्म होता है, प्लम्बिज्म, व्हाट इज प्लम्बिज्म, प्लम्बिज्म इज ए क्रोनिक लेड पॉइजनिंग। क्यों होता है, सोवेनियर बुलेट्स होता है, क्रोनिक लेड पॉइजनिंग क्यों होता है, सोवेनियर बुलेट्स होता है। सोवेनियर बुलेट्स जो शरीर में रहता है, ठीक है, तो उसमें लीड जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज होते रहता है बॉडी में, उससे प्लम्बिज या क्रोनिक लेड पॉइजनिंग उस पर्सन को हो सकता है, ठीक है। तो सोवेनियर बुलेट्स सोया है शरीर में विदाउट कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।